इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट बच्चों हमने पढ़ा हुआ है, जितना ज़्यादा एटम का साइज होगा ना, जितना बड़ा एटम होगा उतना ही ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा। जितना ज़्यादा बच्चों शील्डिंग इफेक्ट होगा उतनी ही आसानी से वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जब साइज ज़्यादा है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आखिरी शेल पे कम है, तो इसका मतलब है कि आयनाइजेशन एनर्जी भी आपको कम चाहिए। क्लियर। जो लास्ट फैक्टर है स्पिन पेयर रिपल्शन। स्पिन पेयर का मतलब क्या होता है आपको पता है? ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आर स्पिन पेयर्ड इन द सेम ऑर्बिटल। क्लियर। वो स्पिनिंग मूवमेंट हो रही होती है उन इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिटल के अंदर होते हैं। जब एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दो प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब है कि उनमें रिपल्शन होगी। ये देखो रिपल्शन होगी तो वो दूर हो जाएंगे, और इस वजह से लो आयनाइजेशन एनर्जी जब आप दोगे तो इलेक्ट्रॉन वहां से आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन आर स्पिन पेयर्ड इन द सेम ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं बच्चे, स्पिनिंग मूवमेंट शो कर रहे होते हैं। अब जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में है तो बच्चों उनमें रिपल्शन होगी। उस रिपल्शन की वजह से लो आयनाइजेशन एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से निकल जाएगा। क्लियर। मैंने बच्चों दो ऑर्बिटल ड्रॉ किए हैं। फर्स्ट वाला जो है इसमें स्पिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सेकंड पे आ जाओ बच्चे, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी, तब जाके इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव होगा। तो इट मीन्स दैट कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? हाई होती है, ठीक है, क्योंकि इनमें रिपल्शन नहीं होती। ज़्यादा एनर्जी दोगे तब जाके इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव होगा। अब अच्छा हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, हम उससे इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास क्रोमियम की, ठीक है। एक है क्रोमियम की और दूसरी है मैग्नीज। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है बच्चे 24 और मैग्नीज का एटॉमिक नंबर है 25। अब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे करो तो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d4, ठीक है। अब ऐसे ही मैग्नीज की लिख लो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d5। काउंट कर लो, इसमें 24 इलेक्ट्रॉन और इसमें 25 इलेक्ट्रॉन है। नॉर्मली हम सारे एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसी सीक्वेंस से ही लिखते हैं, लेकिन ये जो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है बच्चे ये रॉन्ग है, ये एक्सेप्शनल केस है। ऐसा क्यों है? अच्छा उससे पहले हम इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को बच्चे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। क्लियर। तो आपको पता है यहाँ तक एटॉमिक नंबर किसका है? देखो कितना आता है एटॉमिक नंबर, 18 है। काउंट करो। हमें पता है कि 18 एटॉमिक नंबर किसका होता है बच्चे? आर्गॉन का, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो आर्गॉन ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद है 4s2 और उसके बाद है 3d4। अब हम ये चेक करते हैं कि हमने क्यों कहा कि क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये रॉन्ग है। क्लियर। तो चलो अब इसको चेक करके देखते हैं। इलेक्ट्रॉन दो हैं इसमें, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। जो डी सब शेल होता है ना बच्चे, इसकी 5 ओरिएंटेशन होती हैं, ठीक है। 5 इसके ऑर्बिटल्स होते हैं। अब वो 5 कैसे होंगे? 5 इसके ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 5 ऑर्बिटल हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। तो इसका मतलब है कि पहले 4 में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये देखो ये खाली है। यहाँ पे क्या होगा? इस एस सब शेल से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनेगी? यहाँ पे हमारे पास इसके 5 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। 5 हैं तो ये 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। क्लियर। अब जो यहाँ पे भी है ये सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह जाएगा। और ये देखो ये सारे के सारे क्या हो गए हैं? ये अनपेयर्ड हैं और ये क्या है? ये हाफ फिल्ड हैं। तो हमने स्टार्ट में क्या बोला था? अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? हाई होगी। मैंने इसलिए लिखा था कि क्रोमियम की ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गलत है, बल्कि क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 24 है, ठीक है। आर्गॉन है। क्लियर। और यहाँ पे क्या होगा बच्चे? हमारे पास ये जो डी ऑर्बिटल है, डी कितने हैं? 5 है। डी कितने हैं बच्चे? 5 हैं। और 4s कितना है? 1 है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है बच्चे क्रोमियम की। तो इट मीन्स दैट यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है? अनपेयर्ड है। अगर अनपेयर्ड होंगे इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? हाई आयनाइजेशन एनर्जी होगी, ठीक है। मैग्नीज में भी सेम वैसे ही आप अप्लाई करो। Mn25 है, शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ से बच्चों यहाँ तक एटॉमिक नंबर कितना आता है? 18। और ये एटॉमिक नंबर किसका है? आर्गॉन का। आर्गॉन हमने यहाँ पे लिख लिया। 4s2 और 3d कितना है? 5। ऐसी सब शेल बच्चे आप ड्रॉ करके देखो की कितनी ओरिएंटेशन है? 5 आ जाएगी, ठीक है।
क्लियर है? तो अब इसका मतलब है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 ऐसे आ जाएंगे, और डी में 5 है, इसमें ऑलरेडी 5 है, तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्लियर? इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है इसमें, यहाँ पे अनपेयर्ड था, इसीलिए आपको आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे पेयर्ड है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगी, रिपल्शन होगी। रिपल्शन होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बच्चों, यहाँ पे लो आयनाइजेशन एनर्जी होगी। और इसी तरह इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनेगी, मैंगनीज है 25 है, इसका मतलब है यहाँ पे क्या आएगा, आर्गॉन, ठीक है, और क्या आएगा D3D5 और 4s2 आ जाएगा। क्लियर? तो ये बच्चों हमारे पास आ गई मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और ये हमारे पास करेक्ट आ गई क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और दोनों में जो हमने स्पिन पेयर का डिफरेंस देखा था वो हमने यहाँ पे बता दिया। इन शॉर्ट ये, अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म में होंगे तो वहाँ पे रिपल्शन नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो इस केस में हाई आयनाइजेशन एनर्जी होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, पेयर्ड होंगे तो रिपल्शन होगी, रिपल्शन होगी तो कम एनर्जी से भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। क्लियर? इसके बाद हम देखते हैं ट्रेंड। जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसका पीरियड और ग्रुप में ट्रेंड क्या है। इस चैप्टर के स्टार्ट से हम एक बात पढ़ रहे हैं कि ग्रुप में नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, शेल बढ़ रहे होते हैं, पीरियड में शेल सेम रहता है लेकिन एक ही शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे होते हैं, तो हमने वही केस देखना है। अब आप देखो, अगर नंबर ऑफ शेल्स बच्चे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल इंक्रीज कर रहा है। अब पीरियड में बच्चे क्या होता है, पीरियड में सेम शेल होता है, उस सेम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो इट मीन्स दैट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे होल्ड होगा और इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। इट मीन्स दैट पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। क्लियर? तो हम यहाँ पे बच्चे इसका ट्रेंड पढ़ लेते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। रीज़न क्या है, क्योंकि साइज ऑफ एटम और शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा, तो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। अब ये मैंने फर्स्ट ग्रुप लिखा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब आप देखो डिक्रीज कर रही है। ग्रुप की बात की जाए तो लिथियम और सीजियम को अगर कंपेयर किया जाए तो सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी, तो ये आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस का ऑर्डर लिख दिया। ठीक है? उसके बाद बच्चों ट्रेंड अलॉन्ग पीरियड है। आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है। रीजन क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा था। मीन्स न्यूक्लियस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ रहे होंगे, मीन्स एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, विद इन द सेम शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करेगा। क्लियर? तो बच्चे यहाँ पे एक हमने जो है वो ग्राफ सा ड्रॉ किया है। वाई एक्सिस पे आयनाइजेशन एनर्जी ली है और एक्स एक्सिस पे हमने एटॉमिक नंबर लिया है। ये हमने आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड लिखा हुआ है पीरियड 1-2 का। यहाँ से ध्यान से देखो बच्चे, टॉप पे 2 एलिमेंट हैं, वो दोनों के दोनों कौन है, नोबल गैसेस। नीचे सबसे एंड पे 2 एलिमेंट हैं, ये दोनों के दोनों कौन है, अल्कली मेटल। इस ग्राफ से हमें ये समझ आ गई कि जो नोबल गैसेस हैं इनकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है और जो अल्कली मेटल है पीरियोडिक टेबल में इनकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है। ठीक है? नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा क्यों है, बिकॉज ऑब्वियसली वो स्टेबल हैं। ये था बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक, हमने इसको डिटेल में पढ़ा है। अगर स्टिल आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।